हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जी यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके अंदर हायर एजुकेशन टॉपिक से जो भी सवाल पूछे गए थे कॉमर्स और मैनेजमेंट के पेपर में, उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो फटाफट से स्टार्ट करने से पहले जनाब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको वेब स्टडी क्लासेस के जो डिफरेंट कोर्सेज है उनके बारे में भी बता देते हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट की, तो आपकी पढ़ाई और आपकी प्रैक्टिस दोनों का ख्याल रखा जाएगा। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स चाहिए वो चेकआउट कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए वो भी ले सकते हो, और अगर आपको सब कुछ चाहिए, पीवाई क्या टेस्ट सीरीज, आपको डिटेल में क्लासेस भी चाहिए, तो सारी चीजें आपको मास्टर कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। इन सभी कोर्सेज की डिटेल्स आपको एवर स्टडी क्लासेस की ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पे पहचाननी है जी। सबसे पहली स्टेटमेंट है, यूजीसी रेगुलेशंस फॉर प्लेगरिज्म अलाउ 10% ऑफ द सिमिलैरिटी इंडेक्स। देखो, जब भी आप अपना कोई रिसर्च वर्क या कोई पब्लिकेशन वगैरह पब्लिश करना चाहते हैं, आप कहीं पर डलवाना चाहते हैं, तो उसमें प्लेगरिज्म का चेक जरूर किया जाता है कि आपने जो भी आर्टिकल लिखा, जो भी रिसर्च पेपर लिखा, उसमें सब कुछ अपना था या फिर किसी का कॉपी वगैरह तो नहीं किया। तो ये प्लेगरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। तो यहाँ पे यूजीसी के जो रेगुलेशंस होते हैं, दे अलाउ कि 10% तक अगर प्लेगरिज्म है तो आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो इसीलिए पहला वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द emphasis ऑन मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब देखो, मदर टंग के अंदर आपकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जानी चाहिए। आपकी जो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन मदर टंग में होनी चाहिए, ऐसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने पहली बार बिल्कुल नहीं बोला। बहुत सारी पॉलिसीज इससे पहले आ चुकी हैं जो इसके ऊपर बात कर चुकी हैं। तो सेकेंड वाला तो हमारा सही नहीं होगा। इसके बाद है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज रिकमेंडेड बाय राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। देखो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बात करते हैं कि हर एक प्राइमरी स्कूल के अंदर बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे ब्लैक बोर्ड जैसी बेसिक फैसिलिटी हर प्राइमरी स्कूल में होनी चाहिए। तो ऐसी जो बातें करी गई थी 2009 में नहीं करी गई थी, 1980s में ये ऑपरेशन कहीं ना कहीं लॉन्च हुआ था। तो अभी रिसेंट वाला ये नहीं है। आज की डेट में तो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की भी बात होती है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है सी वाला, ये सही नहीं है प्यारे दोस्तों, ये वाला गलत हो जाएगा। डी स्टेटमेंट हमें हमें दिया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम इंस्टेड ऑफ 10+2+3। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हमें कहती है कि आपको जो सिस्टम अभी फॉलो करना है वो 5+3+3+4 फॉलो करना है जी। ऐसा बोला गया न्यू पॉलिसी के अंदर, और आपने भी ये चीज बिल्कुल पढ़ी होगी जब आपने ये न्यू पॉलिसी को पढ़ा होगा। तो ए और डी वाली जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर गोइंग टू बी करेक्ट, बी और सी वाली सही नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है, उन्नत भारत अभियान वाज लॉन्च्ड इन 2014 4। तो देखो जी, उन्नत भारत अभियान हमारा 2014 में लॉन्च किया था, और इसका क्या मकसद था वो आपसे पूछा जा रहा है जी। एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करना था, स्किल एजुकेशन था, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सोसाइटी और विलेजेस के साथ कनेक्ट करना था, या फिर कॉटेज और मिड साइज इंडस्ट्रीज के ऊपर इसका फोकस था। देखो, ये वाला जो अभियान था, यहाँ पे हमारा फोकस था कि हमारे जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज वगैरह हैं, उनको हम अपनी ग्रास रूट लेवल पे जो सोसाइटीज हैं, विलेजेस हैं, उनके साथ जोड़ें, उनके साथ लिंक करें, ताकि वो समझें कि क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे सोसाइटीज के अंदर, विलेजेस के अंदर, और उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो इस कनेक्शन की बात यहाँ पे करी गई थी, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ स्कीम्स दे रखी हैं, और लिस्ट 2 के अंदर इन स्कीम से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। तो अगर मैं बात करूं लिस्ट 1 की, तो हमें सबसे पहले स्कीम देखने को मिल रही है मालवीय मिशन स्कीम। तो जो मालवीय मिशन स्कीम है जी, ये वाली स्कीम आपकी जुड़ी हुई है टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग से। तो ये हमारा जो है दैट इज गोइंग टू मैच विद ऑप्शन नंबर 4। और इसके बाद विद्यांजलि दे रखा है जी।
तो विद्यांजलि बेसिकली हमारे पास एक स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमारे जो प्राइवेट सेक्टर वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पे इनवाइट किया जाता है स्कूल्स में कंट्रीब्यूट करें, वहां पे कुछ रेमेडियल क्लासेस है, स्किल डेवलपमेंट को लेकर बातें करनी है, तो वो सब चीजें वो कर सके, तो बी आपका 3 से मैच होगा। ज्ञान इज एन ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, तो यहाँ पे फोकस है कि जो इंटरनेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स हैं वो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े, तो टू गार्नर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, ये मैचिंग बनेगी सी की 2 के साथ। फिर है जी ईशान उदय विच इज अ स्कॉलरशिप स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स, तो हमारी जो टोटल मैचिंग बनेगी दैट इज गोइंग टू बी एज पर ऑप्शन नंबर 4, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ पे एक बहुत ही जेनरिक सा क्वेश्चन है, विच ऑप्शन कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद स्किल्स, इनमें से किस ऑप्शन को हम स्किल्स के साथ जोड़ नहीं सकते, एसोसिएट नहीं कर सकते। देखो, प्रैक्टिस को आप स्किल्स के साथ डेफिनेटली जोड़ सकते हो, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके स्किल्स ज्यादा एनहांस हो सकते हैं। लर्निंग, तो आप जब लर्न करते हो, आप अपने स्किल्स को सीखते हो, लर्न करते हो, तो बिल्कुल एसोसिएट कर सकते हो। प्रोफिशिएंसी, कि आपकी स्किल्स में प्रोफिशिएंसी कितनी है, कि आप अपने जो स्किल्स हैं कितना अच्छे से अप्लाई करते हो, कितना सही आप जो है काम करके दिखाते हो, तो प्रोफिशिएंसी आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हो स्किल्स के साथ। बट इन कैपेसिटी स्किल्स के साथ एसोसिएट आप नहीं कर पाओगे। इन कैपेसिटी तो मींस कि आप में कॉम्पिटेंसी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, काम करने की स्किल्स नहीं है, तो 1, 2 और 3 को आप रिलेट कर सकते हो, बट 4 को नहीं कर सकते, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 का। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, और लिस्ट 1 में हमें कुछ साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं और लिस्ट 2 में दे रखे हैं उनके वर्क। तो प्यारे दोस्तों, हमारे जो एंशियंट इंडिया था उसके अंदर कुछ पॉपुलर साइंटिस्ट हुआ करते थे, पॉपुलर लोग हुआ करते थे जिन्होंने अपनी कुछ रचनाएं भी करी, तो उन्हीं लोगों को उनकी रचनाओं के साथ यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है जी बौधियाना, और ये जो है ये एक मैथमेटिशियन थे एंशिएंट इंडिया के अंदर, और इन्होंने रचना करी थी सुलभ सूत्रा की, जिसमें मैथमेटिक्स की, पाइथागोरस थ्योरम, ज्योमेट्री, ये सब बातें करी थी इन्होंने, तो ए हमारा 3 के साथ मैच होगा। इसके बाद है नागा अर्जुना। नागा अर्जुना जो है ये बेसिकली हमारे केमिस्ट्री और मेटलर्जी ये सब चीजों से जुड़े हुए थे, जिसकी बात है उन्होंने रस रत्नाकर में करी थी, तो बी आपका 1 से मैच होगा जी। इसके बाद है ब्रह्मा गुप्ता, और ब्रह्मा गुप्ता तो ब्रह्मा सूत्र सिद्धांतिका से मैच हो जाएगा। ये यहाँ पे एक मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, और इसी से जुड़ी हुई बातें इन्होंने इसके अंदर भी करी थी। इसके बाद है विष्णु गुप्ता, जिन्हें आप चाणक्य के नाम से भी जानते हो जी, और आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने करी थी, और इसीलिए हमारे पास डी जो है वो 2 से मैच हो जाएगा। और ये पूरी की पूरी मैचिंग अगर हम बनाएं प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर आसानी से बन जाती है, तो ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीवियस नॉमेनक्लेचर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वाज, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले किस नाम से पहचाना जाता था। बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल अफेयर्स। तो आज की डेट में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसे पहले MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता था, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66। तो प्यारे दोस्तों, आप इस कमीशन को कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं जी, और क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दी गई थी वो आपसे पूछा जा रहा है। पिरामिड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्होंने कहा कि एक पिरामिड की फॉर्म में अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रहा है, एक हायरार्कियल फॉर्म में नहीं चल रहा है, एक बिल्कुल फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, ऐसा यहाँ पे ऑप्शन 1 कह रहा है। इंडियन यूनिवर्सिटीज आर ग्लोबल इन कैरेक्टर, तो आप खुद सोचिए कि इंडियन यूनिवर्सिटीज ग्लोबल हो चुकी हैं, ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला होगा, स्पेशली 1960s में। फॉरेन यूनिवर्सिटीज आर हेवीली फंडिंग इंडियन स्टूडेंट्स, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडियन स्टूडेंट्स को क्यों हेवीली फंड करेंगे, ऐसा क्यों बोलेंगे वो, तो ये भी सही नहीं लग रहा है। ऑल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स आर गारंटेड जॉब्स इन इंडिया, तो ऐसा तो आज भी सही नहीं है, तब भी सही नहीं होगा कि कोई भी ऐसा नहीं है जो ग्रेजुएट कर लिया उसकी नौकरी बिल्कुल गारंटीड हो जाएगी, उसकी कोई गारंटी तो नहीं होती है। तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन जो बन सकती है, एक एप्रोप्रिएट आंसर जो बन सकता है, दैट कैन बी ऑप्शन नंबर 1, कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था, यूनिवर्सिटीज का जो स्ट्रक्चर था, मैनेजमेंट था, वो पिरामिड की होने की बजाय अब बिल्कुल फ्लैट होता जा रहा है, ऐसा कुछ ऑब्जर्व इसने करा हो सकता है। बट 2, 3, 4 तो बिल्कुल ही गलत है, आप एलिमिनेशन मेथड से इजीली मार्क कर सकते हो कि करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। तो हर एक चीज नहीं पता, बट थोड़ा सा आप सवाल को पढ़ें, सोचें, एलिमिनेट करें ऑप्शंस को, तब भी आप अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। चलिए, now coming to the next question, which of the following subjects were taught in ancient Indian universities? तो हमारी जो पुरानी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते थे।
जर्नलिज्म, एनवायरमेंटल साइंस, लॉजिक, मेडिसिन, फिलोसफी। तो देखो जी, आपको यहाँ पे 3 चूज करने, अगर आप ऑप्शंस पे नजर डालोगे तो एलिमिनेशन करना पड़ेगा किसी का। देखो जर्नलिज्म का एलिमिनेशन मुझे लगता है मैं आसानी से कर सकता हूँ, क्योंकि जर्नलिज्म उस समय तो कहाँ पढ़ाया जाता होगा, उस समय कहाँ जर्नलिज्म की बातें होंगी, और इसीलिए ए को तो काट देना चाहिए। और लॉजिक जो है, फिलॉसफी जो है, मेडिसिन जो है, ये मुझे लग रहा है आने चाहिए, सी, डी और ई जो है मुझे लग रहा है आने चाहिए। और ऑप्शन नंबर 3 में मुझे ये चीजें देखने को मिल रही हैं। एनवायरमेंटल साइंस को भी कहीं ना कहीं मैं स्किप कर सकता हूँ, बट पुरानी यूनिवर्सिटीज अगर आप पढ़ोगे उनके बारे में, जैसे नालंदा के बारे में आप पढ़ोगे, तक्षशिला के बारे में पढ़ोगे, और भी यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ोगे, तो आपको लॉजिक, मेडिसिन, फिलोसफी, ये सारे सब्जेक्ट्स के नाम तो देखने को आसानी से मिल ही जाएंगे। और इसीलिए जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, दैट शुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए आते हैं जी हमारे अगले सवाल पे। और ये वाला सवाल हमें दे रखा है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग चेयरपर्सन्स ऑफ यूजीसी इज। तो हमारे जो यूजीसी के चेयरपर्सन है, उनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से हमारे चेयरमैन इनमें से पहले रहे हैं, कौन से बाद में रहे हैं। अब ये बहुत ही मुश्किल सवाल है, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल सवाल है। कोई ये तो याद कर सकता है कि पहला चेयरपर्सन कौन रहा था, बट सबकी सीक्वेंस याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि काफी सारे चेयरपर्सन आज तक यूजीसी के रह चुके हैं। और अब ये सवाल है तो इसका आंसर तो देना ही है जी। इनमें सबसे पहले थे माधुरी आर शाह, जो कि 1981 के अंदर चेयरपर्सन थे यूजीसी के, 1981 से 86 तक। इनके बाद यहाँ पे जो चेयरपर्सन बने थे वो थे प्रोफेसर यशपाल, तो 1986 से 1991 तक ये रहे थे। इसके बाद आए थे मनमोहन सिंह जी, 91 के अंदर इन्होंने यूजीसी की कमान संभाली, बट इनको फिर आप जानते हैं फाइनेंस मंत्रालय का यहाँ पे जिम्मेदारी सौंप दिया गया था। उन्हें देश को जो है फाइनेंशियली आगे बढ़ाना था, इकोनॉमी को सुधारना था, तो फिर यहाँ पे इनकी जगह पे प्रोफेसर जी राम रेड्डी जो है, इन्होंने यूजीसी की कमान संभाली 1991 से 1995 तक। और फाइनली 95 से 99 तक हमारे पास ये अरमती एस देसाई, इनका जो है चेयरपर्सन हमें देखने को मिला था, यूजीसी के चेयरपर्सन ये रहे थे। और ये सीक्वेंस अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल उल्टी बन रही है, ई डी सी बी ए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 का प्यारे दोस्तों बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी डिस्कशन यूजीसी नेट जनवरी 2025 एग्जामिनेशन के ऊपर। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।